मध्य प्रदेश में चुनावी दौड़ में कौन सबसे आगे है, ये सवाल अब जितना हम करीब पहुंचेंगे मतदान के और परिणामों के, उतना ज़्यादा गंभीर और आपके अंदर उत्सुकता पैदा कर रहा होगा कि मध्य प्रदेश में क्या होगा। एक एक राज्यों की हम लोग बात करते हैं, आज मध्य प्रदेश की बात होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1-on-1 फाइट है। बाकी सब फ्रिंज के प्लेयर हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन बहुत असर शायद नहीं डाल पाएंगे। दोनों दलों के बीच में जनता को, वोटर को लुभाने के लिए बहुत कुछ अपने प्लेटर में रखा जा रहा है। वादों की झड़ियां लगी हुई हैं दोनों साइड से। कौन ज़्यादा अपने वोटर्स को लुभा सकता है, कौन ज़्यादा स्कीम्स का फ़ायदा दे सकता है। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, डेफिनेटली 15-18 साल के एंटी इनकम्बेंसी से जूझना है और साथ में अपनी योजनाओं को उनको सेल करना है। दूसरी तरफ से नई नई योजनाएं और एक से बढ़कर एक काउंटर ऑफर ये चल रहा है। लेकिन असली चीज़ ये है कि जनता के मन में क्या है, वोटर किसको पसंद कर रहा है, वोटर क्या सोच रहा है, किस मुद्दे पर वो अपना मतदान करेगा, क्या आखिरी समय में तय करेगा या उसने अपना मन बना लिया है। इस पर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि 10-15% का जो लास्ट टाइम वोटर होता है वो एक दिन पहले तय करता है किसको मतदान करना है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, पहले से तय होता है। बहुत थोड़ा वोटर होता है जो अपने मन में शायद संशय रखता हो कि माहौल देख के करेंगे, लेकिन ज़्यादातर वोटर पहले सोच लेते हैं। बहरहाल इसी को समझना है आज कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है, वहाँ के लोगों के मन में क्या है और कौन जीतेगा, किसका सिक्का चलेगा। दोनों तरफ से बाजी तो खेली जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उसमें वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हैं। बहुत लंबा तजुर्बा है राजनीतिक पत्रकारिता का और चुनावी पत्रकारिता का। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी भी हमारे साथ हैं, बहुत लंबे समय से ये भी लिख पढ़ रहे हैं। द सूत्र के चीफ एडिटर सीईओ आनंद पांडे हमारे साथ हैं, ये मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राउंड पे बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये हमें बताने के लिए कि मध्य प्रदेश के लोगों के मन में क्या चल रहा है। पांडे जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आनंद जी, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, पांडे जी अभी डिस्कनेक्शन हुआ। सतीश जी के शरण में जाते हैं। सतीश जी, क्या है मध्य प्रदेश के लोगों के मन में, क्या चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में आज समाजवादी पार्टी के बयान की एंट्री से मामला थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या पैदा कर दे। वरना ऐसा लगता है कि सारे चीजों को मिला करके कि कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। मैं नहीं कहूंगा कि कर्नाटक जैसा एक तरफा होगा, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा पलड़ा भारी है। भाजपा 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके अलावा शिवराज सिंह का चेहरा घोषित न करना, लीडर की तादाद बहुत ज्यादा हो जाना समकक्ष आकर के, और कांग्रेस का हाउस जो है वो अपेक्षाकृत हाउस इन ऑर्डर है और बीजेपी का उतना शायद ऑर्डर में नहीं है। तो ये है दूसरी बात। जो दूसरा पक्ष है, जो मुद्दे हैं, गरीब स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे मालूम नहीं है, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, लेकिन अंदाज लगा सकता हूं कि वहां बेरोजगारी, महंगाई आदि जैसे जो मुद्दे हैं, किसानी का, ट्राइबल्स का, दलित का, ये सब मुद्दे वहां होंगे। लेकिन भाजपा को हम एकदम से नकार दें, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता। मामला वहां पर मैं कहूंगा कि 55-45, जो आप समझ लीजिए मतलब उसी तरह का है। तो इसलिए अब देखना होगा आगे क्या होता है। जिस तरह से आज अखिलेश यादव का बयान आया है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण मैं कड़ी मानता हूं। और ये सही बात है कि कांग्रेस ने अपना जो चुनाव लड़ना, जो इसमें मध्य प्रदेश में पूरी ताकत झोंकी हुई है और दिल से चुनाव लड़ रहे हैं, खूब गारंटियां दे रहे हैं, थोड़ा बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व भी है, नेता भी लगभग उनका तय है और उस तरह का हल्ला गुल्ला पार्टी के भीतर नहीं है। लेकिन ये भी कहना होगा कि भाई कांग्रेस चुनाव लड़ना सीख गई, ऐसा मैं मानता हूं। और इसके साथ भाजपा में वो उत्साह जो जिसके लिए वो जानी जाती है, वो मुझे अभी तक उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश जो है उनकी प्रयोगशाला है, वहां पर हिंदुत्व भी रहा है, जबरदस्त तरीके से रहा है।
ऐसा लगता है कि अभी लगता है वो कॉन्फिडेंस खोज रहे हैं। मगर इतना जरूर कहना पड़ेगा कि कई चीजों, चाहे लीडरशिप में, चाहे इश्यूज में, चाहे इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी में, चाहे कैंडिडेट घोषित करने में, चाहे पार्टी के नेताओं के पलायन में, आदि 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 आदि, और इलाकाई भी हम लोग देख लें, इलाकाई भी देख लेते हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा एडवांटेज कांग्रेस को जरूर है। आपने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के उस बयान से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत होगी सर? देखिए, दिक्कत क्या होगी, INDIA के लोगों ने बड़े बढ़कर के कहा था कि ज्वाइंट रैली भी करेंगे, भोपाल में करेंगे, कैंसिल भी हो गई, शायद कमलनाथ जी ने कैंसिल करा दिया, पहली बात। दूसरा, समाजवादी का एक थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज में, सीट में भले नहीं, वोटिंग परसेंटेज में उत्तर प्रदेश से लगे इलाकों में थोड़ा तो प्रभाव है ही। तो अगर वो 1-2% वोट ले जाते हैं इधर उधर, सुना है कि 30-32 कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं, और उन्हें आज शायद अखिलेश ने ये कह दिया है कि उनको अगर पता होता कि विधानसभा चुनाव में कोई आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग, सीट शेयरिंग या कुछ नहीं होगी, तब तो इंडिया की बैठक में ही नहीं हो जाता। तो इससे क्या होता है कि ऐन मौके पर, जहां पर कांग्रेस दिल से चुनाव लड़ रही हो और उनका जो मतलब नेशनल लेवल का सहयोगी INDIA में है, वो एक जब जाके वो कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश प्रचार करने लगे, भले वो कुछ सीट न जीता पाए, लेकिन जो कांग्रेस के वोट में तो डंक मार ही सकते हैं ना, थोड़ा बहुत भी। अरे 5,000-7,000 भी अगर वोट, जहां संघर्ष जब भाजपा सामने हो, बहुत नजदीकी मामला हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे एक नेगेटिविज्म आता है और उसका एक असर होता है। हमने देखा है कई, जो तीसरी पार्टी होती है, वो दो पार्टियों के बीच में जब लड़ाई एकदम जमी रहती है, तो तीसरे वाली पार्टी का जो एक प्रभाव है, वो मामले को थोड़ा इधर से उधर बना देती है। ओके, तो मतलब चूंकि जहां पे कांटे की टक्कर हो, वहां पे हल्का सा भी 1-2% वोट भी अगर इधर उधर हुआ तो उसके असर आ सकते हैं। 5,000 वोट भी बहुत होता है। हाँ बिल्कुल, अरे विधानसभा में तो 5,000 में लोग जीतते हैं सर, तो बहुत बड़ी संख्या हो गई 5,000। तो 5,000 में तो नहीं, मान लीजिए कहीं 5,000 वोट होते हैं, और मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूँ, कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद है, वो इसमें ये है, और वो समझते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश समाजवादी कॉन्फिडेंट है क्या कांग्रेस वाले? ओवर कॉन्फिडेंट है क्या? ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट है। और उन्होंने ऐसा लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश को एक नया किला बना दिया है, उन्होंने ऐसा लगता है उनको कि भाजपा को मध्य प्रदेश में जमीन सुंघा दी तो बस वो पूरा सिंहासन दिल्ली वाला भी उन्हीं के पास है कि नहीं। हालांकि ये उनके दिमाग में है कि इस लड़ाई को एकदम युद्ध के तरह कांग्रेस लड़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि पिछले 7-8-10 महीने से चुनाव लड़ रही है। आप इस चीज को देखिए, ये भाजपा अमूमन करती थी, ये कांग्रेस कर रही है। तो वहां पर नीति भी है, रणनीति भी है, सारे नेता झोंके हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। हो सकता है कि वो समय से पहले पीक कर गए हो, लेकिन वो पीक है उनका उभार है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला आता है, मान लीजिए आप पार्टी आ जाए, उधर से समाजवादी आ जाए, और ये लोग कांग्रेस पर हल्ला बोल करने लगे, तो फायदा किसको होगा? इन दोनों को तो बहुत फायदा नहीं होगा, बीजेपी को तो जरूर हो सकता है। ओके सर, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कराते हैं। ग्राउंड पे जो है पांडे जी, आनंद जी क्या माहौल है? ऐसे किसी से मैं बात कर रहा था आपके मध्य प्रदेश में ही, तो उसने कहा कि कांग्रेस में कमलनाथ जी कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार बन के, वो अभी से उनका बिहेवियर CM टाइप का हो गया है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ा संतोष है कि किसी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा कन्फ्यूज़न है, और बीजेपी वाले थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है। क्या ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए नीरज जी, दिक्कत ये आ रही है कांग्रेस के साथ कि वो विश्वास में नहीं है, अति आत्मविश्वास में है। यानी कांग्रेस के नेता ये मान के बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार बन गई है, DG कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, मंत्री कौन होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, इन तमाम बातों पर अंदर खाने बातें होने लगी है। तो ये मुझे लगता है कि जब मुतमईन हो जाती है कोई पार्टी, उसको लगता है कि नहीं साहब, अब तो हम बिल्कुल हम सरकार बना रहे हैं, और यही मुझे लगता है ये आत्मघाती गोल की तरह है। जब आप सामने वाले की गोल पोस्ट में गोल बॉल नहीं डाल पाते हैं, तो अपने गोल पोस्ट में डाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अति आत्मविश्वास है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है इस वक्त नीरज, वो मुद्दा विहीन चुनाव है। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे देखिए, मैं शायद पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, आपसे नहीं कहीं और टीवी
चैनल पे बैठा हुआ, वहां बोला हुआ मैंने। देखिए, जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है, ये सर्वकालिक सर्वव्यापी इशू है। आप ये इशू कहीं भी लेके चले जाइए, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ लेके चले जाइए, किसी भी वक्त लेके चले जाइए, वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। कोई कोई कहीं की जनता ये नहीं बोल सकती कि साहब हमारे यहाँ की राज्य सरकार है, हमारे यहाँ की केंद्र सरकार बहुत गजब काम कर रही है, महंगाई कम कर दी उसने, बेरोजगारी खत्म कर दी, कम कर दी, और भ्रष्टाचार नहीं है। ये 3 ऐसे इशू है। दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है मध्य प्रदेश में। देखिए, इसको आप यूं समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है सेंटिमेंट्स जो हैं वो जनता के कांग्रेस के साथ हों या बीजेपी के खिलाफ हो। कांग्रेस के साथ हो या ना हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, 20 साल की सत्ता है बीजेपी की, तो हो सकता है पब्लिक चाहती हो कि ऊब गए। यहाँ पे एक शब्द आपको बड़ा सुनाई देगा जब आप लोगों से बात करेंगे, बोर हो गए हैं, ऊब गए हैं, शिवराज को बदलना चाहिए, बीजेपी को बदलना चाहिए। ये हो सकता है, ये नेगेटिव वोट है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी ये हो रही है कि कांग्रेस मुद्दे खड़े नहीं कर पा रही है। 2 महीने पहले तक उसके पास जो एज थी, अब वो एज उसके पास उतनी नहीं रह गई है। आज भी हो सकता है जनता के सेंटिमेंट्स की वजह से, अपने कर्मों की वजह से नहीं कि कांग्रेस तो कोई मुद्दे खड़े कर दिए, सड़क पे उतर गई, ये नहीं। जनता नाराज है बीजेपी से, जनता बोर हो गई है, तो वो जो सेंटिमेंट्स है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि सेंटिमेंट्स होना और उसका वोट में कन्वर्ट करना, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। और अभी जिस तरह से, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कल वचन पत्र जारी किया है कांग्रेस ने। वचन पत्र, देखिए मुद्दे, मैं हमेशा बोलता हूं अपोजिशन का काम होता है मुद्दे खड़े करना, एक नैरेटिव बिल्ड करना। अभी कल वचन पत्र जारी किया, आपने भी देखा होगा, सारे नेशनल मीडिया में, सारे चैनल्स में, सारे अखबारों में खबर क्या छपी? दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ की जो नोकझोंक हो रही है वहां पे। जो सबसे बड़ा इश्यू था, जो मुझे लगता है गेम चेंजर, हो सकता है मेरी समझ कम हो, लेकिन जो मुझे समझ में आया, कमलनाथ सरकार वादा कर रही है 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का, जैसे चिरंजीवी योजना राजस्थान में चल रही है, वहीं से उन्होंने कॉपी किया, वहीं से उठाया उन्होंने। उसकी हेडलाइन नहीं बनती है। हेडलाइन बनती है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की लड़ाई, और कहीं धीरे से छोटा से लग दिया जाता है कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है कि इतने बड़ा इशू है ना, आप सोचिए कि ये, मुझे लगता है कि 25 लाख रुपए का अगर स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को मिल रहा है, गरीबों को शायद मुफ्त दे रहे हैं, और जो पैसा दे सकते हैं उनको सिर्फ 950 रुपए साल लग रहा है पैसा। ये कितनी बड़ी स्कीम है। हर परिवार इससे जुड़ेगा, हर मिडिल क्लास इससे जुड़ेगा, अपर मिडिल क्लास इससे जुड़ेगा, लेकिन उसको वो बेच नहीं पाए। तो मुझे लगता है, और जो बात अभी सतीश जी ने बोली कि बीजेपी डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई है, और मुझे लगता है शायद ये डर उनका अच्छा है। कई बार बोलते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी के साथ है कि डर अच्छा है, डर के वो शायद काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो जो एक अच्छी खासी एज थी कांग्रेस के पास, अब लगभग या तो खत्म हो चुकी है, बीजेपी उसके पास आके खड़ी हो गई है, उसके बराबरी पे आके खड़ी हो गई है। तो अब जैसे टिकट बटेंगे, अब आखिरी टिकट बचे हैं, दोनों की लिस्ट आने वाली है, एक ने 136 टिकट बांट दिए हैं, एक ने 144 टिकट बांट दिए हैं, तो अब 100 के आसपास टिकट बचे हुए हैं। तो ये टिकट जब बटेंगे उसके बाद ये क्लैरिटी आ पाएगी। और एक बात सही है कि अब जो ये चुनाव है नीरज, ये चुनाव सीट पे पहुंच गया है। ये चुनाव जो है ये 1 to 1, कैंडिडेट टू कैंडिडेट हो गया है। अब इसमें पार्टियों का कोई बहुत ज्यादा रोल मुझे दिखता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये मुद्दा विहीन चुनाव है, कोई वेव दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अब ये एक कैंडिडेट के सामने दूसरा कैंडिडेट क्या है, अगले 15 दिन क्या करता है, वो बागी कौन खड़ा होता है, इन सब चीजों पे बहुत सारी आनंद, ये वाला जो पॉइंट आपने रखा ना कि ये चुनाव 1-on-1 हो गया, इस पे मैं थोड़ा आपसे दोबारा पे जब आऊंगा तब बात करूं। मुझे एक चीज भी इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझाइए कि कांग्रेस क्यों नहीं खड़ा कर पा रही? क्या आपसी सरफटौल, मनमुटाव, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की कि मेरी फोटो किधर वो ढूंढ रहे हैं, या उनके कपड़े फाड़ दो, ये सब चल रहा है, इस वजह से नहीं खड़ा कर पा रहे हैं क्या? देखिए, ये तो एक बड़ी वजह है कि अभी भी कांग्रेस ऊपर से देखने में भले ही हमको एक लग रही हो, लेकिन आप ये देखिए, अरुण यादव कोई पोस्टर छपवाएंगे तो उसमें कमलनाथ का फोटो नहीं आएगा, कमलनाथ कोई फोटो छपवाएंगे तो उसमें किसी दूसरे का फोटो नहीं आएगा। तो ये तो चल ही रहा है वहां पर। आपने देखा होगा जिस तरह से कमलेश्वर पटेल को ले गए सेंटर में, या जो बाकी जो चीजें हुई कि बाद में सीसी में इन्वेट किया गया, जीतू पटवारी अलग नाराज चल रहे हैं, तो वो तो एक चल ही रहा है। लेकिन चलिए, वो कितना नुकसान करेगा फायदा करेगा बात की बात है। सर्वे की बात चल रही थी, 5 सर्वे हो गए, 5 सर्वे हुए हैं। कमलनाथ जी के अलग सर्वे हो रहे हैं, राहुल गांधी के अलग सर्वे हो रहे हैं, पार्टी के अलग सर्वे हो रहे हैं, निजी अलग सर्वे हो रहे हैं। 5 सर्वे के बावजूद भी टिकट बहुत आसानी से तय नहीं हो पा रहे हैं। अभी शिवपुरी का टिकट हुआ, शिवपुरी का टिकट बदलने की बात चल रही है।
तो ये सब सारी चीजें तो हैं निश्चित तौर से। और एक बड़ी बात जो हमें दिखाई देती है, शायद पिछले 20 साल में अपोजिशन में लगातार रहने की वजह से मुझे लगता है कि एक जो लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए। आप देखिए जो 144 कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, उसमें आपको कोई बहुत ऐसे नाम आपको चौंकाए, आपको लगे कि हाँ साहब ये बहुत अच्छे नाम है, ये ढूंढ के लाए हैं, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कई सीटें ऐसी है जहां पे साफ समझ में आता है कि यहाँ पे विकल्पहीनता है कांग्रेस के पास, यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद देखिए जब लगातार सत्ता से बाहर रहती है पार्टी, तो फिर उसको जिंदा रखना हो, क्योंकि देखिए पार्टी चलाना हम सब जानते हैं बहुत खर्चीला काम होता है। उसके लिए आपको पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मसल पावर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो शायद कहीं ना कहीं लैग करती है। एक बात जरूर है, जो बार बार कमलनाथ कह रहे हैं, इनके पार्टी के तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि साहब कमलनाथ के आने के बाद यहाँ पे मंडलम, सेक्टर, बूथ, इसके 5 स्टेट पे बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस बार दावा कर रहे हैं, कमलनाथ जी भी दावा कर रहे हैं और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार आपको बूथ पे हर हाल में कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखाई देगा ही देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बात दूसरी है, थोड़ी सी देखने वाली बात रहेगी कितना उनके दावे में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस की जो एज है वो उसने कम कर ली है अपनी, और अपने हाथों से कर ली है। ओके, हालांकि कांटे की टक्कर है, तमाम चीजें बदलती हुई परिस्थितियों में है और चुनाव बिल्कुल पीक की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। प्रेम कुमार जी, क्या माहौल है, आपका क्या असेसमेंट है मध्य प्रदेश को लेकर के? नीरज जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस बहुत उम्मीद के साथ देख रही है मध्य प्रदेश को। बाकी जितने भी चुनाव हो रहे हैं प्रदेशों में, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां ज्यादा कंफर्टेबल कांग्रेस दिख रही है या देखी जा रही है। और जो बात है कि मुद्दे तय नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय बाद अभी से जिन मुद्दों को पकड़ना शुरू किया है और 2024 तक के लिए भी वो मुद्दा रहेगा, उनमें जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, आपने हेल्थ केयर का जो राजस्थान का मॉडल है वो मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में जो 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देना और उसी आधार पर दूसरी फसल का वो मुद्दा है। ये मुद्दे मध्य प्रदेश में भी वर्क कर रहे हैं और इसके अलावा वो तमाम मुद्दे जो आप लगातार स्क्रीन पर रखे हुए हैं। तो मुद्दों के साथ हमें बहुत समय के बाद दिख रहा है कि कांग्रेस आती हुई दिख रही है। और दूसरी बात है कि मुद्दों को जनता के बीच ले जाना, जो कि बहुत जरूरी होता है कि संगठन भी हो, उसके लिए तत्परता हो, प्रयास हो, तो वो प्रयास भी नजर आ रहा है। और कांग्रेस किसी और चुनाव के मुकाबले सांगठनिक रूप से ज्यादा एकजुट दिख रही है, कम से कम मध्य प्रदेश में तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। और वहीं इसके उलट चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है पिछले चुनावों की अपेक्षा, और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना, सांसदों को चुनाव लड़ाना, स्वयं जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है उनका खुश नहीं होना, अभी तक विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर जी गए नहीं है झांकने के लिए, तो इस तरह के हालात हैं। और इसके अलावा जो असंतुष्ट उम्मीदवार हैं उधर, उनको मैनेज करने के लिए जो स्थानीय लीडरशिप का उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग भी बीजेपी नहीं कर पा रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बीजेपी का नाम, क्योंकि ये इधर ये चीजें हो रही है। नहीं, ठीक है, दो ही पार्टी से किसी एक का तो नाम लेंगे। जी जी जी, तो बीजेपी में ये चीजें नहीं हो पा रही हैं कि असंतुष्टों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे संतुष्ट किया जाए। इसमें स्थानीय लीडरशिप का जो उपयोग होना चाहिए, तो स्वयं स्थानीय लीडरशिप ही असंतुष्ट है, तो वो जब वो स्वयं असंतुष्ट है तो नीचे को कैसे उनको मनाया जाएगा। तो ये स्थितियां बन रही हैं। तो इससे जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के प्रयास हैं चुनाव सत्ता में आने के लिए, पिछली बार भी कांग्रेस वोट प्रतिशत में तो पीछे रह ही गई थी, लेकिन सीटों में ज्यादा थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वोट प्रतिशत में भी ये फर्क आएगा, और वोट प्रतिशत में जैसे फर्क आएगा तो सीटों के आंकड़े भी उसी हिसाब से बदलेंगे। तो ये पूर्वानुमान वगैरह करने वाले एक्सपर्ट जाने कि कितना क्या फर्क होता है, लेकिन एक ओवरऑल जो रुझान दिखता है वो कांग्रेस का एफर्ट्स के रूप में दिखता है, इसके संगठन के रूप में दिखता है, और यूनिफाइड होकर पार्टी लड़ती हुई दिख रही है। ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में कम से कम दर्शा रही है, दिखा रही है, बता रही है। जी, जैसे अभी आनंद ने कहा कि इतना बड़ा वचन पत्र आया जिसमें 2 बड़े मुद्दे थे, वाकई वो चिरंजीवी योजना
बहुत शानदार योजना है कि 25 लाख रुपए एक परिवार को, और उस योजना का हेडलाइन न बन पाना और 2 रुपए किलो गोबर हाईलाइट हो जाना, या दिग्विजय सिंह वो फोटो ढूंढ रहे हैं। अब इसको ये आरोप लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया ने उनको भाव नहीं दिया। सर ये आरोप आप चिपका सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा और पीछे जाइए। कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार वाला आरोप चिपक गया था बीजेपी में, और यही गोदी मीडिया रही होगी। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एक जनरल नरेशन में बात ना, वो हम लोग भी मुंबई में बैठ के देखते हैं कि कुछ मामला एक दिख नहीं रहा कि मध्य प्रदेश में ये चीज हाईलाइट हो गई है और अब इसी पे चुनाव बहता हुआ दिख रहा है, जैसा कर्नाटक में दिख रहा था। सेम मीडिया है सर, वही वाली जो जिसको आप गोदी वोदी जो भी बोले। तो ये एक मुझे हमको कमी लगती है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। संजय सिंह जी, क्या जो अभी 3 वक्ताओं को आपने सुना कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी अपने सांसदों को उतार दिया, उतने मैदान पे एकदम उतर पड़ी है, टक्कर दे पा रही है कांग्रेस को और कांग्रेस का एज कम हो रहा है? ये नीरज जी, पहले भी मैंने कहा है कि सांसदों का विधानसभा में जाना और विधानसभा से विधायकों का सांसद के लिए चुनाव लड़ना वो कोई नेगेटिव चीज नहीं, वो पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। अभी जब 3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है जो लोग आज विधानसभा में गए हो दोबारा लोकसभा में के चुनाव लड़ करके यहाँ आए और फिर चुनाव हो। वो जो ये कोई बहुत वो एक स्ट्रैटेजी की चीज होती है जो हर पार्टी, हर इलेक्शन अलग अलग इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन के लिहाजन एक पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। और जिस चीज का कोई जिक्र कर रहे थे कि बहुत समय हो गया, तो हो सकता है एक मतलब एक नया इंट्रोडक्शन है, ये काफी बड़ा टॉकिंग पॉइंट है हमारे स्टूडियो में भी और बाहर भी। दूसरी चीज जो है, जो एकजुट की बात हो रही है कि एकजुट होकर के कांग्रेस लड़ रही है और एकदम सब कुछ मतलब हरे हरे है, सही बात वो आनंद पांडे जी कह रहे थे, उनकी समझ वहां काफी अच्छी है, वो काफी चीज को समझते हैं बारीकी से। अब एक चीज देखिए जो आपके स्क्रीन पे चल रहा था, जिस समय घोषणा पत्र वो जारी कर रहे थे अपना, तो एक हाथ में पकड़े हुए हैं कमलनाथ जी और एक दूसरा घोषणा पत्र पकड़े हुए हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह के जो हाथ में है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीर ज्यादा प्रोमिनेंट है, और इनके हाथ में जो है वो कमलनाथ बिल्कुल मतलब खड़े दिख रहे हैं, और ऊपर जो गांधी परिवार है वो ऊपर मतलब हाशिए पे, सीट्स पे छोटा, हाशिए पे नहीं कहेंगे, सीट्स पे छोटा तस्वीर। अब जो डिफरेंस है वो आपके सामने यहीं पे दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपने आप को प्रोजेक्ट करके कह रहा है और बगल में 10 साल जो मुख्यमंत्री वहां रहे हैं और अभी तक के कद्दावर नेता माने जाते थे, हालांकि ये अलग बात है, उनके 10 साल का ही वो नतीजा है कि जब उसके बाद मतलब कांग्रेस को लोगों ने 15 साल तक आने के लिए सही नहीं समझा। दूसरी चीज ये है कि जो आप फ्रीबीज का एक अजीब सा दौर चल गया है, मतलब दिल्ली चुनाव के बाद तो लगता है कि बहुत सारे समय में अलग तरह के फुल प्रोमिसेस होते थे, अब तो लगता है कि जो खजाना है वो मतलब हमारा अपना नहीं है। ओपीएस की बड़ी चर्चा, ओपीएस वो कर दिया, अरे ओपीएस किसके खर्चे पे हो रहा है और क्यों होना चाहिए? मैं तो यहाँ तक जाकर के कहने को तैयार, मतलब कोई सरकार में जो व्यक्ति काम कर रहा है इसके पीछे तो बाकी लोग रिवोल्ट कर सकते। कोई सरकार में काम कर रहा है तो ऐसी क्या खास बात हो गई जो दूसरे लोग को नहीं है? उसके बाद उनको पूरा का पूरा हमें यही पेंशन चाहिए, हमें यही चाहिए, और बाकी लोग यहाँ जो 4-5 लोग बैठे हैं आपके चैनल पे, उन्होंने मतलब उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का कोई दायित्व न लोगों का है, न सरकार का है, न समाज को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। तो ये एक अजीब चीज स्थिति है क्योंकि उसको एक वोट बैंक की तरह देखते हैं सरकारी कर्मचारी को और उसके फायदे। जितने जो मुद्दे प्रेम जी ने कहा कि ये मुद्दे हैं, ये फ्री वो फ्री, अब इतने फ्री हैं, जरा कोई कैलकुलेट कर ले, ये शायद मध्य प्रदेश का जो स्टेट का बजट होगा, आनंद पांडे जी बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट का बजट है और ये इतने सारे जो फ्रीबीज आ जाएंगे तो शायद यही पार कर जाए मध्य प्रदेश के स्टेट बजट को। अब आप स्टूडेंट से ही कैलकुलेशन कर लीजिए, किसी और चीज से कैलकुलेट कर लीजिए कहाँ क्या क्या देना है, तो ये घोषणाएं जाएंगी कहाँ पे? दूसरी चीज कि बाकी मान लीजिए चुनाव 2 चीज पे होता है, एक एटमोस्फेरिक्स भी एक काफी अहम योगदान होता है, दूसरा डिलीवरी ऑन द ग्राउंड, और तीसरा नेता की विश्वसनीयता। चीज और भी है कि बहुत पहले से कई बार ये हो सकता है कि लगता है कि अच्छा इनको फिर से आए, इनको मौका दिया, किसी और को मौका देते हैं, ऐसी भी एक सोच होती है। कई बार मैंने देखा है कि वो सोच लास्ट थोड़ा उलट पुलट लास्ट 3-4 डेज में भी होता है कि आफ्टर ऑल नहीं तो कैंपेन होता नहीं अगर पहले से सब कुछ डिसाइडेड, पहले से काफी कुछ एक मूड बनता है, लोग ऐसा नहीं, काफी कुछ मूड बनता है।
लेकिन वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो इसमें है, संजय जी जो ये जो ऑफर वाला है ना मामला, इसमें मैं एक छोटी सी बात रख देता हूँ। दोनों पार्टियों की तरफ से, एक एनपीएस दे रहे, वो ओपीएस दे रहे, वो 500 रुपये देंगे, वो 400 रुपये देंगे, वो 15,000 देंगे, वो 14,000, पता है इसमें कोई कम नहीं है सर। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बातचीत कर रहा था एक पत्रकार से पंजाब के, तो उन्होंने बताया कि वो जो केजरीवाल जी ने 1,000 रुपये महिलाओं के लिए वादा किया था, दे नहीं पा रहे हैं और दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का लोन लिया है, उसमें से आधा ब्याज में चला गया, बाकी सब खर्चा हो रहा है इधर उधर। तो ये लेकिन इस डिबेट से जनता जो वोटर है उसको कोई लेना देना नहीं। हमको ओपीएस चाहिए, आप कहाँ से दोगे आप देखो। अब ये संजय सिंह जी और आनंद पांडे जी की चिंता है कि इस पर डिबेट करें, और कमलनाथ जी और शिवराज जी से पूछे भैया कहाँ से दोगे, उनको कह रहे हैं हमको चुनाव जीतना है, जब दिया जाए तब देखा जाएगा। ये इसमें सारी पार्टियां सर एक ही धरातल पे खड़ी हुई है, चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो ये तो खैर एक इशू हो गया। एक सवाल मैं ले आता हूँ यहाँ पे, फिर उसमें आपका सब लोगों का रिएक्शन चाहिए। आनंद, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, दरअसल उसको मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा। आपने कहा कि अब चुनाव मुद्दे के इर्द गिर्द नहीं है, 1-on-1 है, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय जी शुक्ला जी के सामने लड़ रहे हैं, जबलपुर में वो ठाकुर साहब किसी दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, ये हो रहा है वहाँ पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमने भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी खबरें जो मध्य प्रदेश में मैं पढ़ रहा हूँ ना, 1-on-1 की खबरें छप रही हैं। ये क्या ट्रेंड है? आनंद। अच्छा नीरज, देखो ये जो अभी बात संजय जी ने बोली, ये देखिए मेरे पास ये अखबार रखा है आज का दैनिक भास्कर। इसमें क्या छपा है? इसमें छपा है सत्ता में भाजपा आए या कांग्रेस, कमाई का 15 से 30% मुफ्त वादों में जाएगा। दोनों ही फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, दोनों ही मुफ्त वादे कर रहे हैं। और इसमें देखिए भाजपा 32,000 करोड़ का दांव लगा चुकी है और कांग्रेस 65,000 करोड़ के दांव लगा चुकी है। आप देख रहे हैं, और इसमें पूरी डिटेल स्टोरी है कि क्या छपा है। हिमाचल प्रदेश का 80% बजट पेंशन में जा रहा है, राजस्थान में तनख्वाह बांटने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी जो आप ओपीएस की बात कर रहे थे, कह रहे वो ओपीएस का अलग इशू है वो जो, तो ये इसलिए जब दोनों ही पार्टियां फ्रीबीज की बात करूं, या तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आ गई है, वो भी इसी तरह की बात करती है। अभी यहाँ पे कोई लोकल पार्टी है, उसको मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता। यहाँ पे कोई छोटी मोटी पार्टी है, कोई 10-20 लोगों ने मिलकर पार्टी बना ली होगी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली भोपाल में, उन्होंने कहा हम सत्ता में आए तो 25,000 रुपए देंगे हर आदमी को, हर आदमी 25,000 रुपए। तो क्या मजा कर रहा है भाई? कौन है भाई वो? आप समझे नहीं रहे। इसलिए अब सबको लगता है कि साहब एक चोर पार्टी है, डकैत पार्टी है। तो आगे चले गए इंडिविजुअल पे कि चूंकि देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो विधायक होता है, विधायक एक बड़ा पार्षद तरीका होता है। देखिए जो वार्ड में एक पार्षद होता है ना, उसका बड़ा भाई होता है विधायक, वो 1-to-1 लोगों को जानता है और चीजें ऐसी होती है। पिछली बार हमारी मदद की थी कि नहीं की थी, स्कूल मेडिसिन कराया था कि नहीं कराया था, भैया का ट्रांसफर कराया था कि नहीं कराया था, डॉक्टर को फोन लगाया था कि नहीं लगाया था, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे वही चल रहा है, और जो कैंडिडेट मेहनत कर जाएगा, जो कैंडिडेट की साख होगी, जिस कैंडिडेट की विश्वसनीयता होगी, पार्टी का रोल होगा उसमें, जो एक उसका सेट पैटर्न होता है, सेट जो वोट बैंक होता है, वो निश्चित तौर से उसका आधार वोट बैंक जिसको हम बोलते हैं वो रहेगा। लेकिन इसी वजह से अब यहाँ पे जो पूरी चीजें हैं वो पूरी तरह कैंडिडेट पे चली गई है। ओके सतीश जी, कैंडिडेट पे मामला फंस गया है अब, ये है असली खेल क्या? क्योंकि ऑफर तो सर दोनों साइड से हैं, अभी किसका कहीं कौन वाला अच्छा है, हो सकता है कि चवन्नी ठंडी का फर्क दोनों में हो, लेकिन अब ऑफर तो साहब दोनों साइड से हैं, तो अभी क्या देख लेंगे फिर कैंडिडेट? सतीश जी अनम्यूट करिए सर। अरे वो फ्रीबी वाला तो यही है कि मेरा फ्रीबी तुमसे ज्यादा वजनदार है, तुम्हारा वाला खोखला, तुम खर्चा करो तो फेंक रहे हो, हम खर्चा करें तो कुछ नहीं, है कि नहीं? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी तो मिल रहा है, लाभार्थी शब्द भी तो आया है। तो क्या लगता है सब का? देखिए वोटर हो गया है ट्रांजैक्शनल, भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? तो वो देखता है कि जी देखो ये कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, और उस हिसाब से वोटें तय हो रही। इसमें आप इसको आप एकदम नजरअंदाज मत कीजिए। मैं एक दूसरी बात इसी से बोलना चाह रहा हूं, देखिए कैंडिडेट टू कैंडिडेट निर्भर तो करता है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में मैं दूर से बैठ के कह सकता हूं शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है भाजपा ने डर के मारे जो है उनका चेहरा घोषित ना किया, और इस बार लग रहा है 5 राज्यों में बीजेपी का कोई चेहरा घोषित चेहरा नहीं है।
तो उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज उनके बारे में कई चर्चाएं भी आ रही हैं। तो वो शिवराज सिंह क्या कर रहे हैं, किस उत्साह से चुनाव में लगे हुए हैं, क्या उनका भाजपा में कंपटीशन हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक की तो डिस्कशन कर ली, भाजपा का उतना डिस्कशन हुआ नहीं। और एक बात इसी में मैं और जोड़ देना चाहता हूं, कैंडिडेट पर तो निर्भर करता है, लेकिन ये सब भी मैटर करता है। और उसमें यह है कि जैसे आनंद ने कहा कि भ्रष्टाचार ये बहुत सर्वव्यापी मुद्दे हैं, बिल्कुल है। हमें नहीं पता कि लोग कितना अभाव महसूस कर रहे हैं। अभाव जब ज्यादा महसूस करते हैं तो भ्रष्टाचार ज्यादा चढ़ के बोलती है, वो मुद्दा बन जाता है जो हमें आपको पता नहीं लगता है। और उसमें जो ट्रांजैक्शनल है, कौन कितना फ्रीबी दे रहा है, जो मिल गया है जिससे लोग अघाए हुए हैं जननी स्कीम से, या जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ये कुछ बहुत कुछ निर्भर करेगा कैंडिडेट चुनने में, ये हमारा कहना है। तो ये एकदम नहीं कह सकते कि खाली कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिसाइड होगा, ये कहते ही नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार कोई या महंगाई या कोई मुद्दा है नहीं, और ये कतई नहीं कह सकते कि खाली जो है कांग्रेस में ही उठापटक है। भाजपा में भी बहुत है, वहां तो 5-7 कैंडिडेट ही लोग कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के हो गए। दोनों दल ना सर, ये तो हम इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं किसी का। मैंने तो पहले कहा था कि दोनों दल के ऑफर्स, दोनों, एक के अंदर हो सकता है कि असंतोष हो, एक के अंदर अवसाद हो, एक के अंदर ये लग रहा हो कि 5 लोग हैं जो मैं सीएम बन सकता हूं। कांग्रेस में भी लग रहा होगा कि भाई अपना अगर सीएम नहीं बन सकते तो बढ़िया वाला पोर्टफोलियो अपने हाथ में आ सकता है। दोनों पार्टी एक लेवल प्लेइंग पे चल रही हैं। अब उसी को हम समझने की कोशिश कराना है। आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, सतीश जी जो बोल रहे हैं, सतीश जी की बात से मैं पार्शली सहमत हूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ये मुद्दे नहीं है। देखिए, कोई चीज होना और उसका मुद्दा बनना, मुद्दा हमेशा बनाता है अपोजिशन। 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ, ये पता नहीं ये थे कि नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी अपोजिशन में थी, उसने इनको मुद्दे बना दिए। कहीं कोई सीएजी में जाके मुंह के बल गिर गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके मुंह के बल गिर गया, लेकिन उसके दम पे मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार नेता को बदनाम कर दिया गया। तो ये अपोजिशन की अपनी ताकत थी, अपोजिशन की अपनी ताकत थी कि उनने मुद्दे बना दिए। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती, मैं ये बहस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि इनको कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पा रही है। अरे जैसे हमने कहा ना, कर्नाटक में जैसे चिपक गया था, हर तीसरी खबर वही खबर छपती थी, वो यहाँ नहीं चिपक रहा। संजय जी, फिर अगर कैंडिडेट पे ही सारा कुछ ज्यादा, मतलब सारा कुछ ना सर ज्यादा इसी पे निर्भर कर रहा है कि साहब कैंडिडेट देखते हैं, क्योंकि देखिए सबके पास सब कुछ ऑफर दिए के लिए। एक तो बता रहे 25,000 वाला, यार कौन सी पार्टी, आनंद नाम बताओ, 25,000 रुपये अगर दे रहा तो बहुत शानदार ऑफर। वो तो लोकल पार्टी है, 10 में जैसे लड़के बच्चे मिलकर नहीं मिला लेते, वो लोग कितना इकट्ठा करते, उन्होंने मतलब नहीं कॉमेडी कर दिया वैसे वो कुछ लोगों को मिलकर तब। लेकिन ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिक्कत जाती है, 2-4 जगह छप जाएंगे। हाँ, इसमें पॉलिटिकल कॉमेडी भी कहते हैं हम लोग इसको, बोलने में क्या जाता है, कौन सा अपनी जेब, कौन सा हम जीते ही जा रहे हैं कि हमको देना पड़ेगा। संजय जी, देखिए जो चीज एटमॉस्फेरिक के साथ और बाकी आता है, मेरा 2 तरह का अनुभव है। एक तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑफकोर्स मतलब असेंबली इलेक्शन का, वो काफी इंपॉर्टेंट पहलू होता है, और इसीलिए उसके साथ उसके बाद एक्चुअल कैंपेन ग्राउंड पे पिकअप करता है, कौन किसकी जाति का है, कौन किसके साथ है, कौन अंदरूनी है, कौन बाहरी है। कई बार उसके साथ एक चीज और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस पार्टी के साथ वो है। कई बार जैसे मोदी जी का चेहरा प्रस्तुत करके ये कहा जाता है कमल पे, मतलब जो वोट आप डालेंगे कैंडिडेट पे नहीं कमल पे डालेंगे, वो जैसे मोदी जी का चेहरा सामने रख करके कहा गया कि ये कमल पे डालेंगे। मैंने एक चुनाव में देखा है कि जैसे एक जो भाजपा के विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उनके पार्टी में काफी, मैं एक जगह बैठा था, तमाम तरह के लोगों ने श्रवण बच्चन उनकी गाड़ी गुजरी तो देने शुरू कर दी। मैं चौंक गया कि अभी तो आप इतनी वो कह रहे थे कि कोई बीजेपी को वोट देंगे, तो वो तो मोदी के लिए ना, या यूपी का वो चुनाव पिछला जो चल रहा था, मैं उसका कह रहा हूँ, वो तो योगी के लिए है। कंस्टिट्यूएंसी का नाम मतलब अभी नहीं बता रहा, क्योंकि उससे एक अन्यथा बस अभी चालू हो जाएगी। कई बार ये भी एक चीज होती है कि उसके बियॉन्ड पार्टी लाइंस पे काफी ज्यादा वोट, कैंडिडेट का अपना व्यक्तित्व, कैंडिडेट का प्रभुत्व, कैंडिडेट की बाकी चीजें, इसीलिए कैंडिडेट सिलेक्शन में इतना सारा समय लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कैंडिडेट के बारे में पहले से एक एंटी इनकम्बेंसी उस क्षेत्र में अगर एग्जिस्ट कर रही है, या कैंडिडेट के बारे में एक विचार काफी स्ट्रांगली वहां पे चल रहा है।
अदरवाइज अगर संगठन मजबूत किसी का होता है और उस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं तो कई बार पैराट्रूप करके भी लोग जो बाहर से अचानक पैराट्रूपिंग करवाए जाते हैं या कंस्टिट्यूएंसी से यहाँ से हेरफेर हो जाता है तो वो लोग निकल जाते हैं। कुछ जगह ये वन-ऑन होगा, उसके बाद ये पार्टी के साथ और नेता के साथ मेरे ख्याल में वोट ज्यादा जाएगा। तो बिल्कुल अगर हम कहें कि मतलब जैसे आप शिवराज सिंह चौहान का एग्जाम्पल ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान के सामने वो जो पुराने किसी समय में हनुमान का एक्टिंग किए थे वो लेकर के आए थे, तो उनको क्या मतलब हिंदुत्व का एक वो लेकर के आए हैं, लेकिन जो हनुमान की एक्टिंग करेगा हम आप ये भी समझ सकते हैं कि उसके फेस के ऊपर इस तरह का मेकअप होता है कि लोग कितना पहचान पाएंगे कितना नहीं पहचान पाएंगे। तो ये इस तरह की चीजें कैलाश विजयवर्गीय का मतलब जहां इंदौर बिल्कुल उनका अभेद्य दुर्ग माना जाता है, क्या वहां पे उनके सामने जो खड़ा होगा वो कैंडिडेट सामने इतना प्रबल हो सकता है कि सिर्फ उसके नाम पे, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है शिवराज सिंह कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देने के पीछे कि एक तो मान लीजिए कि बेटे को नहीं हम जो मूल नेता है उनको टिकट देंगे, आसपास के क्षेत्र को भी वो प्रभावित करेंगे। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर अगर 1-on-1 इलेक्शन में नरेंद्र सिंह तोमर पास गए तब तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को बाकी बड़े प्रभुत्व के लिए वहां पे चुनाव में उतारा गया है कि वो बाकी जगह अपना चुनाव का प्रचार पार्टी के लिए कर पाए। प्रहलाद सिंह पटेल के साथ ये बातें होंगी, तो उसमें क्या होता है कि बड़े जो नेता होते हैं वो बाकी 4 जगह भी प्रचार करके फिर अपने यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 1-on-1 तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मूल रूप से चूंकि ये बाइपोलर इलेक्शन है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है, 1-on-1 तो इलेक्शन ऐसे भी हुआ है, बाकी सब तो इधर उधर जो शोर मचाने वाली पार्टियां हैं, कहीं मान लीजिए कोई निर्दलीय के रूप में बहुत स्ट्रांग होता है तो कई बार ये भी होता है कि एक पार्टी का सिंबल तो चुनाव लड़ लेते। प्रेम कुमार जी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव क्या देखते हैं आप? देखिए, संगठनात्मक जो सिचुएशन है उसको संभाल नहीं पाना इस चुनाव में एक ऐसी स्थिति के रूप में सामने आई है जो बीजेपी के साथ पहले कोई कल्पना नहीं करता था। मुझे यही बात सबसे ये लगती है, बड़ी बात लगती है बीजेपी के लिए। और दूसरा, जो मोदी मैजिक जो जिसको लेकर के बोला जाता था, ठोक बजा के बोला जाता था कि मोदी मैजिक चलेगा, आज लोग नाम नहीं ले रहे हैं कि मोदी मैजिक भी है कुछ, ये दूसरी बात है। और अभी इस चर्चा में भी जो बात आ रही कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट फाइट होगी, तो क्या मतलब है इसका? मतलब क्या सिद्धांत नहीं चलेगा, क्या हिंदुत्व नहीं चलेगा, क्या जातीय जनगणना नहीं चलेगी, क्या कोई नफरत वाले जो अभी आया करता है आमतौर पर वो माहौल अभी बना नहीं है। सारे नेता तो अभी खुद को ही संभालने में लगे हैं, तो नफरत वाले बयान पर भी सियासत नहीं होगी। क्या केवल कैंडिडेट टू कैंडिडेट फाइट होगी, कोई सिद्धांत की लड़ाई नहीं होगी, कांग्रेस बीजेपी नहीं होगी? देखिए, मुझे इससे इसी में एक और बात जो इस चर्चा में उठ रही है और मेरे मन से निकल रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि मतदाता जो है, वोटर जो है, वो लोभी हो गया है, लालची हो गया है, उसको जो ज्यादा देगा चारा वो उसको ज्यादा वोट देगा। लेकिन इन बातों से मैं सहमत नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पर कि मतदाता केवल जो ज्यादा उनको लुभाएगा उसी को वोट देगा। उसमें सैद्धांतिक आधार भी होगी, सरकार की विफलता भी होगी, भरोसे और उम्मीद पर विश्वास भी होगा या अविश्वास भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जनता जैसे वोट करती है, किसके प्रति आकर्षित होगी, कौन कितना प्रयास करके अपनी बात को समझाने जनता के बीच जाता है, और इसमें संगठन का महत्व होता है। तो यहीं पर सारी चीजों को हम जोड़ते हैं आपके उस प्रश्न से कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है वो है कि अपने पॉजिटिव बातों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी जाया करती थी, इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। इवन प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी घोषणाएं किया करते थे, लाखों करोड़ों की घोषणाएं किया करते, इस बार थोड़ा कम ही दिखा है पहले की अपेक्षा। जी, काफी तो कर चुके हैं सर, अब और कितनी करेंगे? छोटा सा ब्रेक कंपैरेटिवली कह रहा हूं। हाँ, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ा सा इसको और नीचे ले जाएंगे कि एक बात आपने जो अभी कही ना, ये बहुत एक्चुअली महत्वपूर्ण सवाल है। इस पे विद्वानों के बीच में मतभेद है कि जनता क्या लोभ पे आके वोट देती है। कई राज्यों में ऐसे देखा गया है कि फ्री बहुत अच्छे से चलता है, कई राज्यों में नहीं चलता है। तो हम आप विद्वानों से पूछेंगे कि जनता किस पैटर्न पे वोट करती है। ब्रेक के बाद
आज मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल पर माहौल क्या है वहां का, किस तरह जनता के मन में चल रहा है, क्या क्या सोच रही है, कौन से दल की क्या बात उसको अच्छी लग रही है, क्या बात बुरी लग रही है, कैंडिडेट पर, पार्टी पे, ऑफर पे, सिद्धांत पे, तमाम बातचीत हम लोग कर रहे हैं। आनंद, अभी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठाया प्रेम कुमार जी ने, वो बहुत दिलचस्प सवाल है और उससे जुड़ा एक और सवाल, मैं 2 सवाल आपसे एक साथ पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, चाहे तो क्लब करके चाहे अलग अलग करके। क्या जनता लोभी है? ये उनको मैं कोट करके कह रहा हूँ कि जनता किस आधार पर वोट करती है? अगर फ्री के ऑफर्स उसको मिलते, क्या इस पर वोट पड़ता है? नंबर 1। नंबर 2, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद वगैरह उतार दिए हैं, क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा वर्क? ग्राउंड पे क्या है, दोनों बताइए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं माना जाए कि जनता लोभी है। नहीं, अरे तो आपने प्रेम कुमार जानो दिल पे ले लेते हो। आपने एक सवाल खड़ा किया कि क्या जनता लोभी होती है, मैं सवाल ही खड़ा करूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं जनता लोभी होती है, आप इतना चिंता मत करें, ये क्वेश्चन है जी। आपका पहला सवाल तो मैंने सुन लिया। दूसरा आपने क्या पूछा नीरज? दूसरा, ये जो 7 सांसद उतारे बीजेपी ने, ये कुछ काम कर रहा है, इसका कुछ असर हो रहा है, ये ऐसे ही उतार दिए? हाँ, अच्छा, चलिए, तो मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले आपको देता हूँ, पहले सवाल का जवाब बाद में आपको देता हूँ। निश्चित तौर से देखिए, ये जो 7 सांसदों को और एक महासचिव को, कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारने की जो रणनीति अपनाई है, निश्चित तौर से इससे ना केवल चर्चा में आई पूरी पार्टी, बल्कि देखिए इसमें जो मुझे समझ में आता है, देखिए इसको थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को अलग किया जाए या ना किया जाए, ये एक लंबे समय से उहापोह चल रही थी बीजेपी में। मैं बोलूं कम से कम 1.5-2 साल से तो हर दूसरे दिन ये खबरें आती थी कि साहब बस अब जा रहे हैं, अब तब जा रहे हैं, स्पेशल पेंशन को बुला लिया गया है, भाई आखिरी फंक्शन है मोदी का, ये फंक्शन होगा, फिर उनको बोल दिया जाएगा। ये लगातार खबरें आ रही थी। इसके बाद जो दूसरी खबर हम लोग के पास आई कि चाहे आईबी की सर्वे रिपोर्ट हो, जर्नलिस्ट से बात की जा रही हो, पार्टी का अपना फीडबैक हो, सब जगह निकल के आया कि साहब जनता जो है वो बीजेपी से तो नाराज नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से नाराज है। अब ये बात पूरी तरह सच भी नहीं है, पूरी तरह झूठ भी नहीं है, ये अर्धसत्य की तरह है। अगर आप एक वर्ग को मानेंगे मध्य प्रदेश में, जो शायद ये उन पे आरोप लगाया कि घोषणा करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, तमाम उन पे आरोप लग सकते हैं। तो एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है गांव में जो उनका बड़ा फैन फॉलोइंग उनकी है, उनके गांव में जबरदस्त तरीके से, तो खास तौर पर महिलाओं के बीच में। तो मुझे लगता है कि शायद जो पार्टी हाईकमान था, संघ के जो कर्ता धर्ता थे, निर्णायक लोग थे, वो भी शायद उहापोह में थे कि क्या किया जाए, इनको अलग किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि देखिए, जितना मुझे समझ में आता है नीरज, राजनीति में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है कि हाँ साहब इनको अलग कर दिया जाए तो पार्टी जीत जाएगी, या इनको रोक लिया जाए तो पार्टी जीत जाएगी। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है। सारा खेल होता है 49 और 51% का। 51% जिसके पास है वो विजेता है। सिर्फ सवाल इतना उठता है। तो मुझे लगता है कि जब ये उहापोह से कैसे निकला जाए, फिर आखिरी में समय नहीं बचा था, तो एक लाइन ली गई। और आज की तारीख में कम से कम अब देखिए 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनती, ये अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि बीजेपी की सरकार बनती है, मान लीजिए, तो अभी उनके पास कम से कम उपलब्ध चेहरे हैं कि हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय सीएम बन जाए, हो सकता है फग्गन सिंह कुलस्ते सीएम बन जाए आदिवासी के नाम पे, अगर चुनाव जीत जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर सीएम हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल सीएम हो सकते हैं। तमाम चेहरे उन्होंने खड़े कर दिए। और एक आपको बहुत रोचक चीज बताता हूं, आप जाइए, आप इन नेताओं के पास बैठिए, हम गए हैं, हमने बैठे हैं, देर रात को इनके साथ बैठे हैं, जो भी कार्यकर्ता इनसे मिलने आता है वो क्या बोलता है, भाई साहब बधाई हो, आप सीएम बनने वाले हैं। ये उसकी पहली लाइन रहती है, हाथ मिलाता है। तो एक पूरे इलाके में, अच्छा पिछली बार ये देखने में आया था कि जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तो ग्वालियर चंबल ने, और दूसरे भी तमाम कारण थे, मैं ये नहीं बोलूंगा एकमात्र कारण ये था, दूसरे भी तमाम कारण थे। एक कारण उसमें ये भी बड़ा था जो कि भाई अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बन सकते हैं। तो ये तो निश्चित तौर से जो लोकल सेंटिमेंट्स होते हैं, मालवा वाले को लग रहा है कि कैलाश जी सीएम बनेंगे, महाकौशल वाले को लग रहा है कि प्रहलाद पटेल सीएम बनेंगे, आदिवासियों को शायद एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि साहब आदिवासी के चेहरे पे हो सकता है फग्गन सिंह कुलस्ते बन जाए, नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते हैं, ये ग्वालियर चंबल वालों को लग रहा होगा। तो इसका निश्चित तौर से, और कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैसेज चले गया कि साहब देखिए अभी बहुत सारे चेहरे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि अब शिवराज जी ही सीएम होंगे। तो ये बात मुझे लगता है पार्टी के लिए तात्कालिक रूप से, मैं तात्कालिक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, 15-20 दिन बाद क्या होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से शायद फायदेमंद है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है, प्रेम जी शायद बोलने में हिचकिचा रहे हैं, और मुझे भी पता नहीं इतना ब्लंटली बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे ग्राउंड के अपने अनुभव है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि जनता निश्चित तौर से लोभी हो गई है। ये जनता पे एलिगेशन है
जनता आप देखिए, आप यहाँ पे आके ग्राउंड पे, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक यहाँ बीजेपी के बड़े नेता हैं, मतलब भोपाल से चुनाव लड़ते हैं, उनको मालूम है कि मेरे इलाके में इतने मुस्लिम वोट है, ये वोट मुझे नहीं पड़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, एक दिन पहले अपने यहाँ मुस्लिम जो वोटर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड तमाम जो रहते हैं वो रख लेते हैं, और जब वोटिंग हो जाती है तो दूसरे दिन उनको बुलाते हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड वापस करते हैं, और एक एक आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो भी उनकी रकम तय होती है, 200 रुपए 500 रुपए, वो उनको पकड़ाते हैं। दूसरे एक नेता है, वो उनसे आगे निकल गए हैं, वो कहते हैं यार पहले इनके कार्ड इकट्ठे करो, फिर किसी के कार्ड गुम गए, फिर पैसे दो, तो वो भाई साहब बहुत आगे निकल गए, तो वो जो लगाते स्याही लगाते ना उंगलियों में, वो ही ले आए खरीद के, तो वोटिंग के एक दिन पहले बुलाते हैं, वो दबाव लगाते हैं, स्याही लगाते हैं और पैसे दे देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों देखी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिए, आप देखिए, आप मुंबई में बैठे हुए हैं नीरज, और हमारे जो तमाम साथी हैं सब नीचे से निकले हैं, ऊपर गए सतीश जी सब तमाम रिपोर्टिंग करके पहुंचे वहां तक। आप देखिए, दारू पिला दी आपने, बेच दिया, साड़ी दे दी, बिछिया दे दी, ये सारी चीजें होती हैं, और फिर इतनी छोटी जरूरतें होती हैं। अब मैं आज कोई वीडियो देख रहा था, किसी कोई यूट्यूब का बंदा था, वो बात कर रहा था, तो वो सिर्फ इसलिए वोट नहीं दे रहा फलाने आदमी को कि साहब वो क्या होता है, हम ठेला लगाते हैं तो हमारा ठेला नगर निगम वाले अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये लोभी है नहीं है, बड़ा बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन देखिए इसमें यह है कि आप कहां खड़े हुए हैं। डेवलपमेंट अलग अलग होती है, ये बहस का एक मुद्दा है, नो डाउट, और इसमें किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं, लेकिन फ्रीबीज वर्क करती हैं, ये चुनाव में हम लोगों ने देखा। सतीश जी, वर्क करती है ना फ्रीबीज? 100% करती है बात काम। अरे भाई, जब मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि आप कुछ नहीं दे सकते हो, हाँ। अवसर की कमी है, आगे अंधकार है, तो आदमी ट्रांजैक्शनल होता है। आप उसको लोभी ना कहें, उसको आप लालची ना कहें, वो देखता है कि जिनको चुन रहे हैं वो भी तो ऐसे ही हैं, आए हैं नेता बनने, देश का भला करने आए हैं, समाज का भला करने के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, अपना घर बनाएंगे, अपने लोगों को बढ़ाएंगे, तो इसलिए जनता होती है ज्यादा ट्रांजैक्शन। मैं लोभी या लालची नहीं कहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए सिद्धांत की भी बात होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास अवसर की कमी रहे, अवसाद रहे, आपके शब्दों में बहुत सारी चीजें रहे, तो उसको लगता है जो मिल गया भैया वही बढ़िया है। अब हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे आप सिद्धांत की बात अभी उठाई गई, तो सिद्धांत में अब क्या हिंदुत्व का सिद्धांत है, दूसरा जाति का सिद्धांत है। मेरा ऐसा मानना है कि इसका भी ट्रांजैक्शनल और पेट से सवाल है, इसका लेना देना है। जाति जो है एक लेवल पर जाकर के गरीबी, जाति, अभाव, अवसर, भ्रष्टाचार मिल जाता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से मेरा एक सवाल है, मैं नहीं जानता हूं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि अगर मान लीजिए, मैं नहीं जानता हूं कि है भी कि नहीं, कि अगर मान लीजिए मेरा पेट खाली है, तो मेरा हिंदुत्व का सिद्धांत मेरे ऊपर भारी पड़ेगा या मेरे पापी पेट का सवाल पे, और उसमें मैं ट्रांजैक्शनल बनूंगा, और अगर आप उसको थोड़ा विभत्स रूप दे दे तो लोभी या लालची बनूंगा। हाँ, शब्दों में हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन फ्रीबीज कह लीजिए, जन कल्याणकारी योजनाएं कह लीजिए, मदद के नाम पे जो भी किया जा रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो जनता को लगता है कि भागते भूत की लंगोटी पली वाली बात है, जो मिल जाए वही अच्छा है। साउथ में देखिए ना सर, ये मतलब ये चूंकि ओपन डिबेट हो रही है, साउथ में क्या है, जयललिता जी ने कितना सोना चांदी, टीवी, फ्रिज और मिक्सी बांटी है, ये कोई छुपी हुई बात तो, इसमें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि भाई साहब ये बंद कराइए, ये क्या चल रहा है, मिक्सी बांट के जनता को। आप मिक्सी कौन सी जरूरत की चीज है जो आपको बांटना है? इमीडिएट मेटेरियलिस्टिक एम्पावरमेंट है ये। क्या सतीश जी, आपने बिना गजल छोड़ देते हैं आप, संजय जी। अरे यही है और क्या है, ग्रेटिफिकेशन भी कह लीजिए अंग्रेजी में। अंग्रेजी में बोलिए, ज्यादा सही है। अगर संजय जी बताइए। देखिए, लोग इससे प्रभावित तो होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं होता तो हम जिस शहर में बैठे हैं और जिसकी चर्चा राष्ट्रीय राजधानी की चर्चा इतनी बार क्यों होती, या वही मॉडल बाकी लोग क्यों अडॉप्ट कर रहे हो, ऐसा तो होता ही है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा होना, और कई बार ये भी होता है कि अगर आपने उन्होंने आकर के दे दिया तो जनता ने दोबारा दे दिया। राहुल गांधी जी न्याय को लेकर के चले एक स्कीम, पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव में नहीं चला, तो भी लोगों की विश्वसनीयता वो नहीं थी कि आप आएंगे देंगे, इतने समय में आपने राज किया है। फ्रीबीज में और ये जो लास्ट है जो दिया जाता है, ये दोनों में फर्क एक छोटा सा है
लास्ट इधर इसीलिए मैं कह रहा था कि बाद के 3-4 दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस तरह से वो होगा, जिसका जिक्र वो आनंद पांडे कर रहे थे। ऐसी कई चीजें, तमाम तरह की चीजें होती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एक फ्रीबीज आपके स्टेट एक्सचेकर को इम्पैक्ट करता है, और वो जो है वो इंडिविजुअल कैंडिडेट के रिसोर्सेज को इम्पैक्ट करता है। कहाँ से ये रिसोर्सेज लाते हैं और इतने रिसोर्सेज खर्च करने के बाद फिर वो कहाँ से उसको भरपाई करना चाहते हैं, ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन फ्रीबी जैसे आप देखिए कर्नाटक में, अब वो कह रहे हैं कि हमें बाकी, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है ना कि अब बाकी चीज हमें खर्च करने के लिए नहीं है, हिमाचल में या पंजाब में, इसलिए मैं उस मुद्दे को लेकर के आया था। लोग उससे प्रभावित होते हैं। अब कई बार तो ये भी बात करती है कि इतना सब कुछ वहां फ्री है यार, तो यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा करके वहीं चले जाओ। तो मान लीजिए कि अगर वहां आ जाती, इसके बाद वो कितने समय सस्टेन कर पाते हैं। चुनाव के खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसमें मुझे समझ में नहीं आता क्यों इलेक्शन कमीशन ने अभी वो अनरियलिस्टिक सा एस्टिमेट एक लगा करके रखा हुआ है कि इतना खर्च होंगे। एक्चुअल खर्च तो कहीं बहुत ज्यादा होंगे। ऐसे होता है, क्या होता है, लेकिन वो इंडीड प्रभावित करता है। दूसरी चीज ये है कि वो कई बार डिफीट इसलिए हो जाता है, ये लास्ट डे वाला जो 10 लेन का चक्कर है, कि अगर आपको कोई सरकार ऐसा लगता है कि वो महीनों से और सालों से वो दे रही है ऑलरेडी, तो आप वो कर लेते हैं जो नहीं वोट देना है, और दूसरा है कि एक करके और उनसे वोट दिलवाना है। उसमें कई बार घालमेल हो जाता है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता जो दे रहा है ऑलरेडी सालों से दे रहा है। जैसे मान लीजिए किसान सम्मान निधि के बारे में किसानों को दिया जा रहा है जी, और कोई पार्टी लास्ट के दिन मान लीजिए 1000 रुपए देती है, तो उसमें फर्क पड़ जाता है। प्रेम कुमार जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं क्लोज करूंगा। छोटा सा कमेंट सर, बड़ी चर्चा हो रही है फ्री बीज की और सब। देखिए, जब आप कहते हैं कि फ्री बीज वर्क करता है तो इसमें, और जब आप कहते हैं कि जनता या वोटर लालची है, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। देखने का भी फर्क होता है, कौन बोल रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम उस लाभार्थी के बीच खड़े हैं तो हमारा नजरिया ये होता है कि वो जो जिनको हमने सरकार में लाया है, हम या लाने वाले हैं, उसको देना होगा, ये मेरा हक है। तो ये जब हक वाली बात हो जाती है तो वो जनता के नजरिए से वो हक होता है। और कई कारण है इसमें, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने संक्षेप में बताया, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। और जो दाता बना हुआ फिर रहा है, जिसके बारे में कहा भी जाता है कोई घर से दे रहे हैं क्या, इस तरह से बातें भी आती हैं, तो वो कहते हैं कि लालची हो गया। भाई, ये कहने वाला और किनके लिए कहा जा रहा है, इधर या उधर आप कहां खड़े हैं, उसके हिसाब से ही ये शब्द उपयुक्त या प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो चुनाव हो रहे हैं, ये इस चुनाव में कंपैरेटिवली जनता सोचती है, जितने की सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं सबका सम जोड़ लीजिए, और जितने उद्योगपतियों को फ्री बीज दिए जाते हैं वो जोड़ लीजिए। फ्री बीज का असल लाभार्थी अगर इस देश में कोई है तो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जी। प्रेम कुमार जी, थोड़ा सा डगमगा गए आप, ना कहा जाए सर, थोड़ा सा डगमगा गए। देखिए आप डिबेट, प्रेम कुमार जी लाभार्थी न कहा जाए, सुनिए सर, सुनिए। अरे प्रेम कुमार जी, समय देखिए, आप थोड़ा सा डगमगा गए। देखिए, वोटर को तो लालची हमने बता दिया। जो वोटों की लालच में जो नेता लालच करता है, उसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। अरे सर, वो तो वो चर्चा का संदर्भ हो गया। सब समय समाप्त हो गया अभी। कहां खड़े हैं उसी पर सर, समय समाप्ति की घोषणा कर रहा हूं मैं सर। अभी शो भी तो क्लोज करना है मेरे को, अभी बहुत समय बाकी है। देखिए, केजरीवाल की पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने उसका कॉपी कर लिया है, फ्री बीज वाला, वही सब काम वो कर रही है ना। इससे पुराना छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था वो किस लिए हारी थी, आनंद पांडे को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि एक किसान कल्याण योजना थी जिसको लागू करने के लिए कहा गया था। मात्र 6000 करोड़ रुपए में वो सरकार हार गई थी बीजेपी, क्योंकि नेता अड़ गए थे कि मेरे को नहीं करना फ्री बी। इन बहस में नहीं पड़ते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जनता लालची लोभी, ये सब बहस के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस देश में फ्री बीज चल रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर काउंटर ऑफर दिए जा रहे हैं, वही राजनीतिक दल दे रहे हैं। कोई दल इससे ये नहीं कह सकता मैं नहीं दे रहा हूँ। नाम बदल के अलग अलग तरीके से लोग, कोई संजीवनी योजना ला रहा है तो कोई वजीफा योजना ला रहा है, लेकिन सब ला रहे हैं, और ये एक तरीका बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि मिक्सी कौन सी बहुत ज़रूरत की चीज़ है जिसको मैं ये कहूँ कि नहीं, उनका हक था, उनको मिलनी चाहिए थी सर, है ना। तो ये
मुझे लगता है कहीं पे एक जाके भेद करना पड़ेगा। और दूसरा जो आखिरी में आप ले आए ना प्रेम कुमार जी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि वो डिबेट आप जिस दिन कहे मैं उस दिन आयोजित करूंगा। जिस दिन कहो सर आप तथ्यों के साथ बहस करूंगा कि बार बार ये जाता है कि उनका इतना राइट ऑफ कर दिया गया। पहले बात तो राइट ऑफ फ्री भी नहीं है सर, टेक्निकली बहुत डिफरेंस है उसमें, और उनके ऊपर एकदम से आरोप लगा देना ये भी गलत है सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कितने जॉब क्रिएशन करते हैं, कितना उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और आप फ्रीबी में खा के क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको भी फिर अगर उस लेवल की डिबेट करें तो वहां पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं उस पर नहीं जाते हैं, इसको इधर ही तक रखते हैं फिलहाल। अब हम लोग चुनाव के बाद अभी देखिएगा यही पैनल चुनाव के बाद ये बताएगा कि उनकी वो वाली योजना काम कर गई, जो जिसको अभी आप मान नहीं रहे हैं वही बताएंगे आपकी देखो ये वाली योजना कांग्रेस की बढ़िया से वर्क करी और खूब जम के वोट पड़ा। अब हम लोग परिणाम के बाद इस पर बातचीत करेंगे एक बार। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सी न्यूज़ की आवाज़।